अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप यू आर ऑल फाइन। हम लोगों ने 2 चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे उर्दू का। पेज नंबर आपका है 116 और लेसन हमारा है लेसन नंबर 21 21वां लेसन है और इस लेसन का नाम है ज़राअत की अहमियत। टॉप ऑफ द पेज आप लोग डेट एंड डे मेंशन कर लेंगे। आज डेट है 14 दिसंबर 2020 और आज आप लोगों का दिन है सोमवार। तो हम बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ज़राअत की क्या अहमियत होती है और जो है ज़रूरी तरक्की के लिए हमें क्या इक़दामात करने चाहिए और ज़राअत और मुल्क की तरक्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ये हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़राअत और इंसान का बहुत पुराना साथ है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। बेजा का मतलब है कि गलत, ठीक है, यानी गलत ना होगा कि जब से इंसान ने दुनिया में कदम रखा ज़राअत का काम शुरू हो गया। जब तक कि दुनिया बाकी रहेगी ज़राअत की अहमियत बाकी रहेगी। इसकी वजह ये है कि इंसान ज़िंदा रहने के लिए खाने पर मजबूर है। ये ज़राअत का शोबा ही तो है जो इंसानी खुराक पैदा करने में दिन रात लगा रहता है। तो ज़राअत क्या होता है कि ये जो ज़री ज़मीनों से हम लोग जो भी फसलें यानी गंदम हो गई, मकई होगी, ज्वार हो गया, दालें चावल में हमारे खाने की जो भी अशिया मिलती हैं, तो ये हमें क्या ज़री शोबे से मिल रही हैं, ठीक है। तो जब से इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा है, यानी इंसान जब पहला इंसान इस दुनिया में आया तो तब से ही इस जो ये जो फील्ड थी, ये जो शोबा था, इसकी अहमियत जो थी तब से ही या इसकी ज़रूरत तब से ही महसूस की जाना शुरू हुई है। तो ये है कि जो इंसान जब तक यानी आखिरी इंसान इस दुनिया में रहेगा तब तक क्या है कि इसकी ज़रूरत रहेगी। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। पाकिस्तान की तकरीबन 70% आबादी देहात में रहती है। देहात में रहने वालों की अक्सरियत ज़राअत के शोबे से मुंसलिक है, ठीक है। मुंसलिक होता है जुड़ा, यानी जो गाँव में रहने वाले या देहातों में रहने वाले लोग हैं तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, शुबा ज़राअत से मुंसलिक हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनकी शबाना रोज़ मतलब होता है दिन रात, ठीक है, मेहनत की बदौलत ज़री पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान के लिए ज़राअत बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इससे मुल्क की मईशत मजबूत होती है। मईशत होती है जो मुल्क का माली निज़ाम होता है, ठीक है, जो मालियात होती हैं उसको मईशत कहा जाता है। यही वजह है कि ज़राअत को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तस्वर किया जाता है। इंसानी जिस्म में रीढ़ की हड्डी की अहमियत से आप बाखूबी आगाह हैं। अगर खुदा न खास्ता रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स वाक़ हो जाए, नुक्स होता है यानी कोई इसमें कमी कोताही हो जाए, यानी अगर आप फ़र्ज़ करें कि रीढ़ की हड्डी में कहीं गैप आ जाता है या कुछ भी हो जाता है तो कितना ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इंसानी जिस्म मफलूज होकर रह जाता है। मफलूज होता है हिलने के काबिल ना रहना, ठीक है। बल्कि इसी तरह हमारे मुल्क के लिए ज़राअत जो है अहम है। अगर ये शोबा कमज़ोर पड़ जाए तो इससे मुल्क कमज़ोर पड़ जाता है। इसके बरक्स अगर ज़राअत का शोबा तरक्की करे तो इससे मुल्क तरक्की करता है। ज़िंदगी के हर शोबे में साइंस का अमल दखल देखा जा सकता है। ज़राअत के शोबे में भी साइंस ने इनकलाब बर्पा कर दिया। इनकलाब का मतलब होता है इनकलाब लाना, यानी तब्दीली लाना। आज से 23-40 साल पहले तक खेती बाड़ी के सारे काम इंसानी हाथों और ढोर डंगरों की मदद से इंजाम पाते। ढोर डंगर होते हैं ये जो माल मवेशी वगैरह हैं, ठीक है, इसकी मदद से इंजाम पाते थे। खेत में हल चलाने, कुएँ से पानी निकालने, गंदम की गहाई करने और गन्ने से रस निकालने के तमाम कामों के लिए ढोर डंगरों से काम लिया जाता था। अब गहाई क्या होता है, यानी जो ये गंदम से हम भूसा वगैरह बनवाते हैं और फिर साथ में जो दाने वगैरह अलहदा हो जाते हैं तो ये गहाई होती है, ठीक है। अब साइंसदानों ने खेती बाड़ी के हर काम के लिए मशीनें ईजाद कर ली हैं। ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया जाता है, हार्वेस्टर की मदद से फसल की कटाई और गहाई का काम एक साथ अमल में आता है। ट्यूबवेल से खेत सैराब किए जाते हैं। खेत सैराब करने का मतलब यह है कि यानी खेतों में पानी वगैरह दिया जाता है। गर्ज़ कसान के काम में भी तेज़ी आ गई है। इससे काम पहले की निस्बत तेज़ रफ्तारी से होता है। ज़री साइंसदान
दिन रात तजर्बात करते रहते हैं। वो खूब से खूब तर की तलाश में नए नए बीज निकालते रहते हैं। ये नए बीज ज़्यादा पैदावार देते हैं। इसके अलावा इनमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त भी ज़्यादा होती है। क़ुव्वत मुदाफ़त होती है मुकाबला करने की ताकत, ठीक है। इन बीजों की बदौलत फ़ी एकड़ पैदावार में ख़ातरख़्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। इस इज़ाफ़े से मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ज़्यादा पैदावार होगी तो मुल्क खुराक के मामले में ख़ुद कफ़ील होगा। ख़ुद कफ़ील का मतलब होता है कि यानी जो खुराक होगी तो वो दूसरों से नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। यानी वो अपनी खुराक ख़ुद ही पूरी कर लेगा। खुराक की जो भी ज़रूरत है वो मुल्क के अंदर से ही पूरी हो जाएगी। उसे खुराक के मामले में दूसरे मुल्कों का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगर बायस से खुराक दरामद की जाए, दरामद का मतलब होता है लेना, मंगवाना, ठीक है। तो इस पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। ज़र मुबादला वो होता है कि जब हम दूसरे मुल्कों से कोई अशिया मंगवाते हैं तो जो हमें पेमेंट करनी पड़ती है, जो हमें पैसे देने पड़ते हैं, मनी देनी पड़ती है, तो वो ज़र मुबादला होता है, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम अपनी ज़रूरियात से ज़ायद अनाज पैदा कर दें तो हमें इसे दूसरे मुल्क को बरामद कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों को बरामद कर सकते हैं। बरामद का मतलब होता है बेचना, यानी दूसरे मुल्कों को हम दे सकते हैं खुराक। इस तरह हमारी कीमती ज़र मुबादला हम क्या कर सकते हैं, कीमती ज़र मुबादला कमा सकते हैं। यानी इससे हम क्या कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन मिसाइल से नवाजा है। ख़ासतौर पर पंजाब की ज़मीन अपनी ज़रखेज़ी के एतबार से अपनी मिसाल आप है। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम का शुमार दुनिया के आबपाशी के बेहतरीन निज़ामों में किया जाता है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम गंदम की पैदावार में ख़ुद कफ़ालत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। यानी गंदम हमारी इतनी होती है कि हम क्या करते हैं कि गंदम अपने मुल्की ज़रूरत को पूरा करने के अलावा हम दीगर ममालिक को भी ये बेचते हैं। अगर हम इसे बरामद करते, इसी तरह हम इसे बरामद करते हैं, यानी दीगर ममालिक में बेचते हैं, उनको देते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी चावल की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। नारोवाल, सियालकोट, शेखपुरा, गुजरांवाला और हफ्साबाद में उगने वाले चावल अपनी खुशबू के लिहाज से बेमिसाल है। पाकिस्तान की एक अहम बरामदी फसल कपास भी है। इसे हम बैरूनी मुल्कों में बरामद करके बहुत सा ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़राअत की अहमियत ये भी है कि बहुत सी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका दारोमदार ज़राअत पर है। दारोमदार क्या होता है, इंसार, यानी बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ, जैसे हम कपड़े की फैक्ट्री कह सकते हैं, धागे का काम जो भी होता है, ये सारा ज़राअत पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर आटे और चावल की मिलें, खुर्दनी तेल बनाने, खुर्दनी तेल होता है खाने का तेल, ठीक है। धागा और कपड़ा बनाने के कारखाने सब ज़राअत के साथ वाबस्ता हैं। यूँ ज़राअत की तरक्की के साथ सनती तरक्की भी मुमकिन होती है। खुर्दनी तेल निकालने के लिए रोगनी अजनास की ज़रूरत होती है। रोगनी अजनास वो फसलें जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है। हमारे मुल्क में सूरजमुखी, कैनोला वगैरह से खुर्दनी तेल निकाला जाता है। हमारे मुल्क में रोगनी अजनास इस मिक़दार में पैदा नहीं हो रही हैं जितनी इनकी ज़रूरत है, इसलिए हम बैरूनी ममालिक से पाम ऑयल दरामद करने पर मजबूर हैं। इसी तरह हमारे यहाँ चीनी की ज़रूरियात भी बढ़ गई हैं। मुल्क में पैदा होने वाली चीनी हमारी ज़रूरतों के लिए नाकाफ़ी है। मजबूरन हमें चीनी बाहर से मंगवाना पड़ती है। हमें रोगनी अजनास और गन्ने की पैदावार में इजाफ़ा करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी खुर्दनी तेल और चीनी की ज़रूरत पूरी करने के लिए किसी के मोहताज न हों। गंदम, चावल और दालों के अलावा सब्ज़ियाँ और फल भी इंसानी खुराक का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क में हर तरह की सब्ज़ियाँ पैदा होती हैं। अब तो जदीद तरीक़ों की मदद से बेमौसमी सब्ज़ियाँ भी उगाई जा रही हैं, यानी जिन सब्ज़ियों का मौसम होता है उनके अलावा जिनका मौसम नहीं होता वो सब भी उगाई जा रही हैं जदीद तरीक़ों के ज़रिए से, ठीक है। हमारे मुल्क में पैदा होने वाला आम दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है। इसी तरह हमारे यहाँ पैदा होने वाले कीनू को भी इसकी उम्दा क्वालिटी की बदौलत पसंद की नज़र से देखा जाता है। इन फलों की बरामद से हम ज़र मुबादला कमाते हैं। ज़राअत से वाबस्ता दीगर शोबों में पोल्ट्री फार्म क्या होता है, मुर्गी खाना और डेयरी फार्म का आप लोगों को पता ही है कि जहाँ पे ये गाय वगैरह, भैंसें, बकरियाँ ये वगैरह होती हैं जिनसे हम लोग दूध वगैरह मक्खन हासिल करते हैं, वो वाले जो जानवर होते हैं, तो उनका जो फार्म होता है उसको डेयरी फार्म कहते हैं। और फ़िश फार्म यानी मछली फार्म भी शामिल हैं। देहात में हर घर में कोई ना कोई पालतू जानवर पाला जाता है। अक्सर घरों में गाय या भैंस होती है। कुछ लोग भेड़ बकरियाँ पालते हैं। डेयरी फार्म में आला नस्ल के दूध देने वाले जानवर रखे जाते हैं। इन जानवरों से दूध, मक्खन, घी के अलावा गोश्त भी हासिल होता है। इनकी खालों से चमड़े के कारखाने चलते हैं। इनका गोबर कुदरती खाद का काम देता है। कई किसान पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं। पोल्ट्री फार्म से अंडों के अलावा गोश्त की ज़रूरत पूरी होती हैं। हमारे कुछ किसान भाइयों ने मछली के फार्म भी बना रखे हैं। इनसे हमें मछली का गोश्त हासिल होता है। अगर मुल्क को खुशहाल करना है तो हमें किसान को खुशहाल करना होगा।
अगर हम ज़राअत को तरक्की दें तो हम अपने पाँव पर खुद खड़े हो सकते हैं, हम गैर मुल्की इमदाद से बेनियाज़ हो सकते हैं, यानी हमें गैर मुल्की इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर हम तरक्की देते हैं ज़रूरी शोबे को। हम कीमती ज़रिए मतलब बचा सकते हैं, मगर इसके लिए एक ही नुस्खा है और वो ये है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें, हम इन्हें सस्ते और मयारी बीज फराहम करें, हम खाद ज़रिए अद्वियात और ज़रिए मशीनरी को सस्ता कर दें। किसानों को ट्रैक्टर और ट्यूबवेल चलाने के लिए रियायती नर्खों पर नर्ख होता है कीमत, ठीक है नहीं, रियायती कीमत पर तेल फ्राहम करें। हमारा हमसाया मुल्क भारत अपने किसान को मुफ्त बिजली फ्राहम कर रहा है, हमें भी चाहिए कि हम अपने किसानों को हम अपने किसानों की मुश्किलात को कम करें। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा मुल्क ज़राअत के मैदान में बहुत तरक्की करेगा। बच्चों, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ज़राअत जो होता है इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, कि ज़राअत से हमारे जो खाने पीने की जो भी अश्या है ज़राअत से, तो उसके अलावा जो सनती शोबा है वो भी तभी तरक्की कर सकता है जब हमारा ज़री शोबा तरक्की होगा, यानी कपास होगी तो उससे हमारा दाग और कपड़ा वगैरह बनाए जाएंगे। फिर उसके अलावा ज़रूरी शोबे में गंदम होगी तो हमारे आटे की ज़रूरत पूरी होगी, और इस तरह से चावल और जितने भी हमारे तेल हैं और जो रोगनी अजनास वगैरह हैं, ज़ाहिर है ये सब जो है हमारी क्या हैं, ज़रूरी शोबे से मुंसलिक हैं, और इसको हम बेहतर किस तरह से करते हैं वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो हमारे आज की रीडिंग है यहाँ तक, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके आंसर क्वेश्चन पढ़ेंगे।